हम शहरी लोग जिन्हें देहाती मानते हैं, जिनके पारंपरिक हर्बल नुस्खों को झोला छाप या दकियानुसी मान लेते हैं, जिन ग्रामीण और आदिवासियों को हम पिछड़ा हुआ मानते हैं, ये हमारी बड़ी भूल है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि मैंने अपने जीवन काल का एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों, ग्रामीण जनों के बीच बिताया है, बल्कि इसलिए कर रहा क्योंकि मैंने अनेक हर्बल नुस्खों को विज्ञान की कसौटी पर नापने की कोशिश की है और ज़्यादातर वही परिणाम मिले जिस तरह के दावे हर्बल जानकार करते रहे। क्या भारत की असली विरासत, पारंपरिक ज्ञान को हम जाने अनजाने में कमतर नहीं आंकते? क्या हम इसे चलतू जानकारी मानते हुए हल्का नहीं मानते? बेशक बगुला भगत जानकारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने आधी अधूरी जानकारियों को परोसकर काफ़ी कुछ चौपट कर दिया है, लेकिन मेरा मानना है कि सदियों पुराना हमारे ये बुजुर्गों का पारंपरिक हर्बल विज्ञान एक चलित एनसाइक्लोपीडिया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी शब्दों के जरिए तैरता हुआ चला आ रहा है। समय रहते इसे संकलित करना, आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचाए रखना बेहद ज़रूरी है। ठीक इसी तरह का एक प्रयास है जंगल लेबोरेटरी। Those were excerpts from the well-known Indian ethnobotanist Dr. Deepak Acharya's book, Jungle Laboratory. Now in its 10th week as a bestseller on Amazon India, Jungle Laboratory offers extraordinary first-hand insights into India's rich and millennial reservoir of traditional herbal medicine. Deploying his sharply scientific mind and empirical skills, Dr. Acharya challenges the popular notions of the traditional Indian medicine as voodoo science. Dr. Deepak Acharya spoke to Mayank Reports on why he felt compelled to write this book. Dr. Deepak Acharya. इनफैक्ट पब्लिशर भी प्रमोशन करेंगे, उनका भी काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, काफी रिनाउंड पब्लिशर हैं, पेंगुइन रैंडम हाउस और इन पॉकेट बुक्स, उनका एक हाउस है यहाँ पर इंडिया में। इन दोनों के साथ में मिलकर ये बुक आया है, तो आई एम श्योर कि ये किताब को प्रमोशन वहां से भी आएगा। अभी तक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हमारे पब्लिशर्स एंगेज थे। आई होप अब इसके बाद में उस पर आएगा, बट आई एम हैप्पी द वे इट इज द बुक इज रीचिंग टू द मासेस, जिस हिसाब से। आपका तो सर्कल बड़ा है ना। थैंकफुली सर्कल बड़ा है भाई साहब, और इंटरेस्टिंगली मुझे लगता है कि एक एक स्टोरी अपने आप में ये होनी चाहिए कि लोग सोशल मीडिया को इस एंगल से भी थोड़ा देखने की कोशिश करें। हालांकि सोशल मीडिया बड़ा बदनाम है इन सब चीजों के चलते कि वो डिफरेंट ओपिनियन और अलग अलग तरह की चीजों को वहां पर जगह मिलती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई अच्छा काम कर रहा है, अच्छा नेटवर्क है, उसकी पकड़ अच्छी है, भाषा पर कमांड है और उसके काम को लोग सराहते हैं, तो रिस्पांस मिलता है। और फेसबुक ने मुझे वो रिस्पांस दिया। मैं इसको बड़े मतलब जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ कि फेसबुक के पास में, मेरे पास में फेसबुक पर मेरे कुछ 10,000 11,000 फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, सो कॉल्ड फॉलोअर्स, जो मुझे पसंद नहीं है शब्द यूज करना, लेकिन 10,000 11,000 फ्रेंड्स हैं मेरे साथ में फेसबुक पर। और फेसबुक पर जब इस पोस्ट को मैं डालता हूं तो 6 फरवरी को 3 घंटे के अंदर में फेसबुक उसके 20,000 से ज्यादा इंप्रेशंस दिखाता है दुनिया के सामने। 10,000 दोस्त मेरे हैं, 20,000 इंप्रेशंस जाते हैं, और मेरे ख्याल से इतनी सारी बुकिंग होती कि शाम के आते आते प्री बुकिंग में मेरी किताब बेस्ट सेलर नंबर 1 रैंक पे आ जाती है। सरप्राइजिंगली लोग मुझे बताते हैं आके कि ये किताब रैंक नंबर 1 पर है। फिर मैं तब से लेके आज तक, आज हम 27 तारीख हैं, अभी तक तो पब्लिशर के तरफ से अनाउंसमेंट, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है इसका। अमेजोन पे डेफिनेटली बिक रही है, पब्लिशर नहीं अपलोड किए हैं किताब को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, एक सोशल मीडिया पे जो प्रेजेंस थी, अच्छे काम का मेरा जो परिणाम था, और मैंने थोड़ी सी हैमरिंग कर रखी थी शुरू से, लोगों को कहता था कि इस तरह का काम, इस तरह की किताब मैं लेके आऊंगा, तो थोड़ी क्यूरियोसिटी फैक्टर भी था इसके अंदर। लोगों को रिस्पॉन्स बहुत सरप्राइजिंगली बहुत जबरदस्त था, जिसका मुझे मुझे भरोसा नहीं था कि किताब इतना अच्छा कर जाएगी। लेकिन मुझे एक चीज का जरूर यकीन था भाई साहब,
किताब का कंटेंट बहुत रिच है, क्योंकि मैंने काम किया उसके ऊपर में और मुझे पता है कि मेरा काम कितना अच्छा है। जी, हालांकि जी, हर एक किताब उसके ऑथर का बेबी होता है, उसकी तारीफ करता है ऑथर, लेकिन मुझे इस किताब के बारे में इतना भरोसा था कि मेरी किताब को 100 लोग पढ़ने जाएंगे तो 100 में से यदि मेरे फील्ड के लोग यदि पढ़ने जा रहे हैं तो 100 में से 99 98 लोग जो हैं उस किताब को अप्रिशिएट करने वाले हैं, क्योंकि उसको पढ़ते समय सेंस कर पाएंगे वो कि वास्तव में ये चीज है क्या। ट्रेडिशनल नॉलेज, इंडिया का जो एक विरासत है भारत का, जो गांव की जो खुशबू है, वो इस किताब में महसूस होगी लोगों को, पाठकों को, और वहाँ का जो ज्ञान है खास तौर से वो जानने मिलने वाला है लोगों को इस किताब में। जी। नहीं, आपके विषय का चयन ही कुछ इस तरह से है कि लोगों को उत्सुकता होगी उसके बारे में। No, this is terrific. I'm thrilled for you. Dipa. Let me begin with a formal conversation. Uh, you write about how home remedies for minor health problems were the sort of go-to medicines in your childhood. To a large extent, that's the story of a vast majority of Indians. Why do you then think traditional medicine or cures for that matter, have not been scaled up systematically? हाँ, ये क्योंकि एक हमने बड़ा एक बायस्ड अप्रोच रखा है। हालांकि जब से साइंस इवॉल्व हो रहा है मॉडर्न एज में, हमने ज्यादा फोकस हमारा एक्सपेरिमेंट्स के तरफ ला दिया है। हमने ज्यादा फोकस हमारा वो सो कॉल्ड क्लिनिकल ट्रायल और एक्सपेरिमेंट्स और एविडेंसेस और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तरफ हमने ज्यादा फोकस लाया है। और उस चक्कर में एक बहुत बड़ा तबका जो है, जो मॉडर्न साइंस को फॉलो करता है या मॉडर्न डे डॉक्टर्स हैं, उनका हर बार एक चीज पर सवाल आता है कि इसका क्या क्लिनिकल एविडेंस है, इसका कैसे साबित करोगे कि ये मेडिसिन काम करती है। यहाँ पर कैच पॉइंट ये है कि वो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं और हमारे पास हिंदुस्तान में एक्सपीरियंस है, जो एज ओल्ड एक्सपीरियंस है, जो जी, सालों से सदियों से बुजुर्गों का जो एक्सपीरियंस रहा है किसी एक पर्टिकुलर मेडिसिन को देकर, उनका एक लंबा अनुभव का दौर जो चलता रहा है, तो उनके पास जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है। और जो साइंस बिलीव करता है एक्सपेरिमेंट बेस पर, एक्सपेरिमेंट पे बिलीव करता है, तो दिस इज अ फाइट ऑल टुगेदर इन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट के चक्कर में जो लॉस हुआ है वो हमारे इस विरासत का लॉस हुआ, ट्रेडिशनल नॉलेज का लॉस हुआ है, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट पे ज्यादा बिलीव करना शुरू किया। जबकि ट्रेडिशनल नॉलेज को एक शॉर्टकट टूल की तरह समझा जाता कि ये एक्सपीरियंस है, एक पर्टिकुलर हर्ब है, से फॉर कुरकुमिन और से फॉर टर्मरिक, ये सालों से दिया जा रहा है कफ एंड कोल्ड के लिए, या एंटीबायोटिक है और इसका ऐसा ट्रीटमेंट होता है, ये अनुभव बताता है, ये आदिवासियों का ज्ञान बताता है। हमारे पास में एक नॉलेज आ चुका है। अब इसको यदि क्लब कर दें एक्सपेरिमेंट के साथ में, तो हमने सीधे सीधे इस नॉलेज को उठाया और हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया, तो हमारे पास में टाइम, मनी एंड रिसोर्सेस सारा बच गया। इंस्टेड ऑफ रैंडमली सेलेक्टिंग हर्ब्स, इंस्टेड ऑफ रैंडमली ट्राइंग टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, 1000 प्लांट्स हमने पकड़ लिए हैं और उनके सबके मॉलिक्यूल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर हम जाके निकालेंगे कि हाँ लोग दीज 5 मॉलिक्यूल्स आर गुड एंड कैन बी बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग सर्टेन डिसऑर्डर और व्हाटएवर। ये हम 1000 प्लांट्स के एक्सपेरिमेंट करने के बाद में इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। लेकिन यदि हमने एक शॉर्टकट टूल जो हमारे पास में ट्रेडिशनल नॉलेज जो एक्सपीरियंस बेस्ड है, जिसमें सैकड़ों सालों से लोगों को ट्रीटमेंट मिला है, लोगों को फायदा हुआ, उस नॉलेज को थोड़ा बेस मान दिए और उन नॉलेज को सीधे ट्रायल करने ले गए हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो हमारा जो ये 1000 मॉलिक्यूल्स, 1000 प्लांट, डिफरेंट वैरायटीज, स्पीसीज, इनको खोजने के बजाय टाइम बचेगा, हमारा पैसा बचेगा और इस नॉलेज को थोड़ा रिस्पेक्ट मिलेगा। वो हमने गलती कर दी, हमने उस चीज को पकड़ा ही नहीं। और बार बार हम कोशिश करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि मोर देन 30-40% जो मॉडर्न डे ड्रग्स हैं, दे आर प्योरली डिराइव्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज। right. मलेरिया का वैक्सीन, मलेरिया का मेडिसिन बोलिए आप,
चाहे आर्थराइटिस के लिए बोलिए, चाहे पेन किलर्स बोलिए, चाहे एस्पिरिन की बात करिए, व्हाइट विलो बार्क से एक्सट्रैक्ट से निकाला गया है एस्पिरिन, सिंकोना से निकाला गया, क्विनाइन निकाला गया है। बहुत सारे नॉलेज हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज थे, ये क्या थे, लेकिन इनको तवज्जो दी गई तो मेडिसिन हमारे पास में आ पाई। यदि हम इसको अब हम सिर्फ इसको फाइट बना लें मॉडर्न मेडिसिन और एंशियंट नॉलेज को, तो हम कहीं पर नहीं रहेंगे। चाइना ने यही काम किया। चाइना 1990 तक हमारे साथ में हर्बल ट्रेड के अंदर में मेडिसिनल प्लांट के नॉलेज वाले मसले पर बराबरी पर था हमारे साथ में। उसने चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन को एक अलग जामा पहनाया, अलग तरीके से पैकेजिंग हुई उसकी, लोगों के अंदर ट्रस्ट आया, उसको उन्होंने प्रमोट किया। एक ही अस्पताल में आप जाएंगे तो वहां पे 2 सेगमेंट होते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक सेगमेंट है और मॉडर्न डे मेडिसिन का, या जो मॉडर्न मेडिसिन है उसका। आपकी जिस पे चॉइस आप वहां जाइए, वहां पर सेग्रीगेशन नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा सरकारी अस्पताल है जिसमें आयुर्वेद का इलाज भी हो रहा है वहां पे, और एलोपैथी भी चल रहा है साथ में, या यूनानी भी चल रहा है, होम्योपैथी भी चल रहा है। हमने सबको सेग्रीगेट कर दिया है। तो आयुर्वेद वाला हो सकता है होम्योपैथी वाले को क्रिटिसाइज करेगा, आयुर्वेद वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि एलोपैथिक ड्रग्स जो है साइड इफेक्ट करती हैं, ये करती हैं, वो करती वो करती। हमने ऐसे एक दूसरे को खिंचाई करते रहे, खींचते तानते रहे, उस चक्कर में हमारे यहाँ का मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर गया। यदि हम समझ जाते हैं, सब लोग मिलकर एक अप्रोच के साथ में काम करें, सारे साइंस और सब अनबायस्ड अप्रोच के साथ में काम करें रिसर्चेस को, तो मुझे लगता है कि कितना बड़ा वंडर हो गया होता अब तक, और हो जाना चाहिए था। लेकिन होपफुली शायद हम जैसे लोग, जो मुझ जैसे लोग हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल नॉलेज को भी देखा, हमने मॉडर्न साइंस, मैंने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में किया हुआ है, एमएससी प्लांट साइंसेस में किया हुआ है, पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी में किया हुआ है, हमने मॉडर्न साइंस को भी पढ़ा है, हमने ट्रेडिशनल नॉलेज को भी गौर से देखा है। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों की जरूरत है जो लोग आकर दोनों तरह की चीजों के बीच में बैलेंस बना के दोनों का जो एक सिनर्जी तैयार करें, और फिर वो जाके शायद कुछ बड़ा ब्लंडर हो पाए या कोई बड़ा धमाका हो पाए। ये बुक इसी चीज को फोकस करती है। इस बुक के अंदर में सिर्फ वो देसी तथाकथित सो कॉल्ड देसी पुड़िया वाला नॉलेज नहीं है इस किताब के अंदर में। इस किताब के अंदर में पुड़िया वाला नॉलेज है, पर उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक्स मैंने बताए हैं। उस किताब में मैंने बताया है कि इसमें ऐसा क्यों है और किन वजहों से ऐसा हुआ होगा, और कुछ रिसर्चेस लेके आई मैंने मॉडर्न साइंस की, जिसमें उसको साबित किया गया कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड इनमें पाया जाता है। हमने क्लिनिकल ट्रायल किया, 50 लोगों पे देखा है। तो वो जो एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट का दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने लाने की कोशिश करी है इस किताब में, जंगल लेबोरेटरी जिसका नाम दिया हुआ है। राइट। थोड़ा सा मैं राजनीति की ओर इसलिए जाना चाहूंगा क्योंकि कम से कम पिछले 8 सालों से 2014 से ये जिक्र होता आया है कि भारत की परंपरा कितनी महान है और स्वास्थ्य में कितना ज्ञान था हमारा। ये बिल्कुल सही बातें हैं, लेकिन इसका जो ट्रांसलेट होना चाहिए था पॉलिसी एक्शन में, मुझे तो इतनी दूर से नहीं लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? अभी you mentioned China as having elevated its traditional medicine and given it the same stature as allopathic Western medicine. How come we haven't done it despite this continuous assertion of the great national pride about our great traditions? हमने फील्ड पे जाना बंद कर दिया, हमने डेस्क पर बैठकर लिखना शुरू कर दिया, हमने रिपोर्ट्स, फाइलिंग्स और फाइंडिंग्स हमारी जो होती है वो डेस्क पर होती हैं। मैंने बड़े बड़े साइंटिस्ट को देखा है जिनका ज्यादा फोकस इस बात पर है कि हम कितने रिसर्च पेपर पब्लिश कर लें। हिंदुस्तान के अंदर में एक जो सबसे बुरा कल्चर आया है, अपना जो करिकुलम वाइटी है, अपना जो उनका बायोडेटा है, उसको कितना एनरिच करना है, कितने सारे रिसर्च पेपर हमें पब्लिश करने हैं। तो उन लोगों का ज्यादा ध्यान जो है क्वांटिटी के ऊपर में है, क्वालिटी के ऊपर में हम अभी तक नहीं आ पाए। जिस देश के अंदर में बात करी जा रही है नॉलेज को लेकर, ज्ञान को लेकर, उसको सहेजने की बात करी जा रही है, बहुत सारे एफर्ट्स मोदी जी खुद चाहते हैं कि आयुष को बहुत बड़ा, जो आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी ये सिस्टम है जो इसको, या हमारा जो एंशिएंट नॉलेज को बहुत ऊपर लाया जाए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है इसके अंदर में। अब हिंदुस्तान के, यदि मैं आपसे कहूं, और मुझे संकोच नहीं है इस बात को कहने में, कि हिंदुस्तान के
आप तो उस मीडिया में है, उस फील्ड के अंदर में है। हिंदुस्तान के मुझे 10 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स बता दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या किसी भी मीडिया के, जहां पर खबरें आ रही हैं। उन 10 प्लेटफॉर्म्स में कोई एक का नाम बता दीजिए जो ये दावा करता हो कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है बहुत ऑथेंटिक है, या हम सेंसिबल रिपोर्टिंग कर रहे हैं हेल्थ को लेकर, ट्रेडिशनल नॉलेज को लेकर, या हेल्थ प्रैक्टिसेस को लेकर। एक भी प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं कोई भी प्लेटफॉर्म को मैं बड़े दावे से और गंभीरता से कहता हूं, हिंदुस्तान का हेल्थ पे लिखने वाला एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जिसपे हिंदुस्तान का आदमी या दुनिया का कहीं पे बैठा हुआ एक रीडर या व्यक्ति ये भरोसा कर पाए कि नहीं, इसमें ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन आई है, इसका मतलब ये ऑथेंटिक है, दमदार है। हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन हमने एक लैंडसेट नहीं क्रिएट कर पाए हिंदुस्तान के अंदर में। एक प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट नहीं कर पाए जो ये कह सके कि हमारे पास यदि ये स्टोरी पब्लिश हुई है, ये क्रिटिकली पीयर रिव्यूड स्टडी है, हमने 200 रिसर्च पेपर देखे हैं जो इस एविडेंस को या इस स्टेटमेंट को क्लेम करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, जिसपे साइंटिफिक डिस्कशन हुआ है। आप अभी जाके इस समय उठा के देखिए वेबसाइट, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं, बड़े बड़े इंडिया के सो कॉल्ड नंबर 1 चैनल्स हैं, मीडिया हैं, उनका हेल्थ सेगमेंट निकाल के देखिए, सारा कचरा परोसा जा रहा है वहां पर, सारा कचरा। ये 5 जड़ी बूटियों से डायबिटीज का होगा खात्मा। अब आप सोचिए, इन 5 जड़ी बूटियों को आप खाएंगे तो कभी नहीं होगा साइटिका। कैसे करती हैं ये कमाल, और कैसे होता, मतलब इतना इस तरह की इंफॉर्मेशन जिसमें बताया जा रहा है फला फला जड़ी बूटियों को कहा जा सकता है, फला चीज ये जड़ी बूटी है रामबाण इलाज। रामबाण शब्द 100% गारंटी, इस तरह के क्लेम्स हमारे पास इतने धड़ल्ले से होते हैं जिनके ऊपर में कोई चेक पॉइंट नहीं है। कोई, आप टीवी चैनल्स निकालिए, आप अखबार देखिए, आपको पूरे ऐड मिलेंगे जहां पर सेक्स प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, जहां पर बाल बढ़ाने के, ग्रोथ के, हेयर ग्रोथ करने के, हाइट बढ़ाने के प्रोडक्ट, आर्थराइटिस के, डायबिटीज के तमाम प्रोडक्ट दावों के साथ में मिल रहे हैं, बिक रहे हैं, और लोगों को ट्रैप करा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास में ड्रग मैजिक रेमेडी एक्ट है 1952 का, जो कहता है कि ये जो मिस गाइड करने वाले एडवर्टीजमेंट है या मिस गाइड करने वाले प्रोडक्ट्स, इनको बैन किया जाना चाहिए या नहीं आने चाहिए। पर रोज आते हैं, हर दिन अखबार में आते हैं, तो कौन सी एजेंसी है? तो हम हर दिन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोग बेवकूफ बना रहे हैं। और जब लोग भरोसे के साथ में जाते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए, या किसी एक आर्टिकल को पढ़ के जाते हैं कि बड़े प्लेटफॉर्म पे एक आर्टिकल आया है और जरूर गंभीर सब्जेक्ट होगा, या इसमें वाकई में इलाज में इसके दम होगा, कुछ होगा, वो फॉलो करता है, उसको रिजल्ट नहीं मिलते तो उसका भरोसा टूटता है। तब वो कहता है कि नहीं, ये सब आयुर्वेदा, हर्बल मेडिसिन, ये सब बकवास। मैं एक चैनल के पास में गया, एक बहुत बड़ा इंडिया का टॉप लीडिंग न्यूज प्लेटफॉर्म, इनके बॉसेस से मिला हेल्थ सेगमेंट के, और मेरा 1-to-1 इंटरव्यू मैंने उनसे किया, उनसे बातचीत करी, और मैंने सिर्फ एक प्रपोजल दिया अपनी तरफ से कि मैं आपके पास में जो हेल्थ के सेगमेंट के जितने आर्टिकल्स हैं, सब चीजों को यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको। हिंदुस्तान में अभी तक साइंटिफिक हेल्थ एडिटोरियल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। साइंटिफिक हेल्थ एडिटोरियल मतलब एक साइंटिस्ट की टीम है जो आपके हेल्थ कंटेंट को देख रही है, चेक कर रही है, और उसके बाद ही वो पब्लिश हो रहा है। हर एक चीज को, हर एक स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई किया गया, उसके बाद ही वो पब्लिश हो रहा है। और आपके इस प्लेटफॉर्म पे कोई खबर आती है, इसका मतलब वो आपका ठप्पा रहेगा उसके अंदर की, ये दावे से ला रहे हैं हम, और इसमें ये प्लस है, ये माइनस है, उसका जो जो चीजें आपने थोड़ा साइंटिफिक टेम्पर के साथ में उस खबर को लेके आए, लॉजिक्स के साथ में, तो वो मैं प्रपोजल लेके गया कि आप ये इस काम को करिए। उन्होंने बोला बेशक, आपका बहुत अच्छा आइडिया। मैंने कहा अब सोशल मीडिया पर वायरल वाली खबरें बहुत आती हैं, तो क्यों ना हम एक फैक्ट चेकिंग का कॉन्सेप्ट भी करें कि हम हेल्थ के बारे में, किसी ने बताया कि भाई फला फला पीपल का पत्ता है या फला फला पत्ता खा लीजिए, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हम फैक्ट चेक करके बताएंगे कि ऐसा होता है या नहीं होता, और होता तो क्यों होता, और नहीं होता तो क्यों नहीं होता, या नहीं संभव होता क्यों नहीं होगा, ये हम बताएंगे। साइंटिफिक एडिटोरियल कॉन्सेप्ट ये हमने दिया उनको। कहता ठीक है साहब, आप करिए, हमको 50,000 रुपया महीना आपको देंगे हम, रोज हमको 10 आर्टिकल चाहिए। अब आप ये हिंदुस्तान के अंदर में देखिए, आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन आ रही है उसके अंदर में, मैं सोचता हूँ वो रोज
500 आर्टिकल ऐसा गोबर कचरा वाला आइटम यहाँ पे दुनिया को परोस रहे हैं, उसके बाद वो आपसे वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो कह रहे हैं हम ये चीज नहीं छोड़ेंगे, वो चीज नहीं करेंगे। और उसके लिए जो जो मतलब एक सोफिस्टिकेटेड अमाउंट होता है कि 2000 रुपया एक आर्टिकल का यदि मैं ले सकता हूँ, यदि कहीं लिख के अच्छी मेहनत कर रहा हूँ मैं और आपके सामने रिसर्च सारी स्टडीज बटोर के ला रहा हूँ, मैं रोज यदि 2000 रुपए का एक आर्टिकल लिख रहा हूँ मुझे, और आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं दिन के 10 आर्टिकल दूं उस तरह के, और महीने का करने के बाद हम 50,000 रुपीज देने वाले हैं मुझे, तो हिंदुस्तान में कहाँ जाएगा ज्ञान और कौन करेगा? तो अल्टीमेटली आपका 50,000 का वर्कर आपको लाके क्या देगा? गूगल पेस्ट ही करेगा, वहां से कॉपी पेस्ट करके ही देगा वो आपको, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। यही सब वजह है बहुत सारी, जहां पर आपका ना कंट्रोल मेडिसिन के ऊपर में, ना लेबल्स के ऊपर में है, ना नॉलेज के ऊपर में। कोई भी आता है कुछ भी क्लेम करता है, कोई मतलब कहीं कोई कंट्रोल नहीं है, तो उस सूरत में वहां बंटाधार होना ही है। चाइना में ये चीज नहीं हुई। चाइना में दे वर वेरी स्ट्रिक्ट। ब्रांडिंग देखिए, प्रोडक्ट की लेबल्स देखिए, हर एक लेबल को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, हर एक इंग्रेडिएंट को बड़ा स्ट्रिक्टली मैच कराया जाता है, हर एक बैच का क्लिनिकल ट्रायल होता है, हर एक चीज का स्टैंडर्डाइज्ड एक फॉर्मूला है उनके पास में, प्रोटोकॉल्स हैं, उसका ड्रग रजिस्ट्रेशन उतना ही टफ है उन लोगों का। हमारे पास में वो सारी चीजें नहीं है। हम कहने के लिए हम जरूर बोलते हैं कि हमारे देश की विरासत, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का ज्ञान, लेकिन आपको जो ज्ञान, विरासत और संस्कृति किताबों, आर्टिकल्स, मीडिया और पत्र पत्रिकाओं के जरिए मिल रहा है, वो कचरा मिल रहा है, वो ज्ञान बकवास ज्ञान मिल रहा है, बकवास किताबें बाजार में मिल रही हैं जो आधे अधूरे ज्ञान के साथ में। एक मेरी कोशिश है कि थोड़ी सी चीजों को ग्राउंड रियलिटी के साथ में लेकर आएं, लोगों को सामने दिखाएं, और वही जानकारियां मैं परोसता हूँ फेसबुक पर भी। यदि आपने देखा होगा तो सोशल मीडिया पे मैं बहुत गंभीर रहता हूँ किसी इस तरह की जानकारी को देने के मतलब में, क्योंकि मेरा अनुभव है, जिन चीजों को मैंने देखा है और जिनके पीछे साइंटिफिक लॉजिक्स है, उन सब तर्कों के साथ में मैं चीजों को परोसता हूँ। फिर बाकी रीडर का विवेक होता है उसको फॉलो करना है या नहीं करना है। लेकिन यही कोशिश होनी चाहिए न्यू एज साइंटिस्ट की, डॉक्टर्स की, अपने करिकुलम वाइटी या अपने रिसर्च पेपर्स की तरफ मत भागिए कि सारे फेक जर्नल्स काम कर रहे हैं। अच्छी जगह पे आपको पब्लिकेशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपका काम उतना क्वालिटी का नहीं है। जिस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर बहुत जोरदार है वो आपके पेपर नहीं छापेगा। छापेगा तो उसी सूरत में जब आपका काम क्वालिटी का होगा। तो ऐसे बहुत कम चुनिंदा लोग हैं जो वास्तव में ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, रियल वर्क हो रहा है। ये बहुत अच्छा समय है जिस समय हम कोशिश करें कि थोड़ा साइंटिफिक टेम्पर के साथ में चीजों को लेके जाएं और रेस्पेक्ट मिले हमारे एज ओल्ड ज्ञान को, और उसका बड़ा प्लान्ड वे में हो चीजें, तो ज्यादा बेहतर होंगी। You mentioned experience versus experiment. In that context, I wanted to point out a couple of home remedies that we are all very used to. For instance, turmeric. I mean, of course, turmeric is integral to Indian cooking, but beyond that, even something as simple as its blood clotting qualities, when you have a little cut or a wound, I do it even here sitting in the US. Immediately put a bit of sprinkle some turmeric powder and it clots up instantly. The other is, of course, carom seeds, ajwain. When you have some kind of upset stomach or some pain or some form of nausea, a few seeds of carom and it settles down. Now, these are interesting home remedies, but once again, I come back to the same question. How come these cures haven't been organized or scaled? Because the experience is obviously there for hundreds of years. We don't need clinical trials. It's already proven that database already exists within society. या उसकी वजह यह है कि हमें सबको पता है, हम सबको हर घर में पता है कि हल्दी का क्या यूज हो सकता है, अजवाइन का क्या यूज है, सिनेमन का क्या यूज है, जीरा का क्या यूज है, सबको पता है। लेकिन हमारे दिमाग में ये फीड कर दिया गया है कि जो गोलियों और कैप्सूल के अंदर में जो चीजें आ रही वही ठीक करने वाली हैं आपको। ये चीज एक तरफ हमने इस नॉलेज को दकियानूसी मान दिया है। अभी भी जो है आप देखेंगे दादी नानी के नुस्खे ही कहा जाता है इनको। यदि इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली हम लोग ने इसके ऊपर में स्टडी करी होती और लोगों के सामने वो प्रेजेंटेशन लाया जाता, मॉडर्न मेडिसिन के साथ में कंपैरेटिव एनालिसिस करके आप बताना शुरू करें लोगों को कि इतने सारे एंटासिड्स हैं बाजार के अंदर में, प्लस हमने यहाँ पे जीरा का या अजवाइन का पानी देके हमने उसको कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, तो देखिए उनके इक्वल रिजल्ट आ रहा है।
दोनों के बराबर रिजल्ट आ रहे हैं, तो क्यों ना हम घर के अंदर में, हमारे रसोई के अंदर में, स्पाइस बॉक्स के अंदर में एक ऐसा स्पाइस रखा हुआ है जिसको हम इस्तेमाल करें तो हमें वो ओटीसी पर और मेडिकल शॉप पे नहीं जाना पड़ेगा, हम अपने घर के अंदर इलाज कर सकते हैं। लेकिन हमने वो चीज नहीं लाई, उसको हमने ऊपर नहीं लाने की कोशिश की। हमने शुरू शुरू से सेग्रीगेट कर दिया है, एलोपैथी, आयुर्वेदा, दो अलग अलग फील्ड हैं। हमने कभी इतनी फुर्सत नहीं मिली हमारे नए डॉक्टर्स को या मॉडर्न एज डॉक्टर्स को कि वो कभी अप्रिशिएट करें आयुर्वेद को, या आयुर्वेद ने कभी ये अप्रिशिएट करने की कोशिश नहीं करी। हम आज तक उसी लड़ाई में बैठे हुए हैं कि कौन सा बेहतर सिस्टम है, कौन सा बेहतर सिस्टम नहीं है। थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच लेके आए, थोड़ा उसके ऊपर में रिसर्च हो, लोगों को बताया जाए। सबसे बड़ी बात है, हमने उस लेवल पे लोगों को अवेयर ही नहीं किया है कि लोग हम पे ट्रस्ट कर पाए। पूरी दुनिया जो है वही सिनेमन कैप्सूल्स जब यूएस से पैक होके इंडिया में आते हैं या कनाडा से वो पैक होके इंडिया में आते हैं, वही कुरकुमिन कैप्सूल्स, सिनेमन कैप्सूल्स, फला कैप्सूल्स, वो जब चीजें यहाँ पे आती तो हम उसको लेते हैं, बोला नहीं ये हमारे फूड सप्लीमेंट हैं और बहुत अच्छे हैं, मल्टीविटामिन है, ये है वो है, हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास हमारी सोच Right. ऐसी कि हमने हमारे पास रखे हुए नॉलेज को हमने कोशिश नहीं करी। हम मेंटली सिक लोग हो चुके हैं इस समय। हमें टोमेटो टोमेटो सॉस जो होता है वो ज्यादा पसंद है, हमें फ्रेश टोमेटो ज्यादा पसंद नहीं है। ये हम Interesting you should mention those cures like cinnamon tablets, etc. I frequently watch on television here ads about a particular kind of, it's a drug in a sense, but they keep harping on ashwagandha. Now, first of all, when I hear ashwagandha, I start laughing. कि ये बात कर रहे हैं अश्वगंधा की, लेकिन जिस तरह से बेचते हैं, you have to hand it to them. They are brilliant at marketing like that. We just don't have it. हमने उसको वैसा नहीं परोस पाए जी, हमने नहीं परोस पाए। यदि हम 6,500 फार्मा कंपनीज के पास देखें, रखी हुई हैं प्रोडक्ट इतने सारे, इसमें से कितने प्रोडक्ट ना गिन के उंगलियों में 4 या 5 प्रोडक्ट आपके जमा पे आएंगे जिसको लोग कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी चूंकि ब्रांड बन गया या घरों में देखे आए हैं उन्हें दादा दादी के जमाने से। जी, 300, 600, 800 उनकी जो कैटलॉग देखेंगे वहां पे मेडिसिन होती हैं। कंफ्यूजन इतना सारा क्रिएट कर गया क्योंकि हमने बेसिकली हमने कचरा किया है सारा, हमारे सिस्टम ने कचरा किया। वो इसलिए कि आप यदि एक ही प्रोडक्ट यदि कहें, सिर्फ एक एग्जांपल दीजिए च्यवनप्राश का, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ठंड में च्यवनप्राश खाना शुरू करें तो आपका पहला सवाल होगा कौन सी कंपनी का। क्यों हमें लिखना पड़ रहा है कि 100% शुद्ध घी? क्यों हमें लिखना पड़ रहा है कि प्योर नेचुरल ऑर्गेनिक गुड़? क्योंकि हमने क्वालिटी पे हमारा ट्रस्ट ही नहीं रहा लोगों का, हमने क्वालिटी तैयारी नहीं कर पाई, हमने कहीं पर कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं लेके आ पाई। इसमें बहुत सारे कैच पॉइंट्स हैं। देखिए, आपने अश्वगंधा की बात करी है। अश्वगंधा के बारे में कहा जाता है कि ये एफ्रोडिसियक है, वाइटालिटी के लिए बहुत अच्छा है और बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत इफेक्टिव है। लेकिन अश्वगंधा जो कंपनीज बना रही हैं, जो कैप्सूल्स बन रही हैं, कुछ बड़ी 4 फार्मा कंपनीज हैं जिनके पास में रॉ मटेरियल का, हर्ब का एक्सट्रैक्ट भी अवेलेबल है, कैप्सूल भी अवेलेबल है, टैबलेट्स भी अवेलेबल, उनकी बेच रहे हैं बाजार में। लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं करी कि हम ये बता पाए या वो ड्रग कितनी स्टैंडर्डाइज्ड है, वो हमने कभी नहीं बता पाए। क्योंकि कौन मटेरियल कहाँ से प्रोक्योर कर रहा है इसका कोई सोर्स नहीं है यहाँ पर। कितना उसके अंदर मिक्स जा रहा है, कितना वो उसके अंदर में माल फंक्शनिंग हुई उसको बनाने में, उसका कोई सोर्स नहीं है। हैवी मेटल से लेके तमाम चीजों पे कोई सोर्स नहीं है। प्रोसेसिंग का कोई कंट्रोल नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि कैसे प्रोसेस करना है। यदि पाउडर बोला है तो हो सकता है किसी ने ग्राइंड किया है, किसी ने हीट किया है, किसी ने एक्सट्रैक्ट बनाया, उबालने के बाद ड्राई किया है, फिर ड्राई पाउडर बनाया। एक ही चीज के लिए 50 अलग अलग तरीके आजमाए गए हैं और 50 अलग अलग क्लेम्स करे जा रहे हैं। लेकिन किसी ने उसको स्टैंडर्डाइज करके नहीं बताया कि नहीं आप ये देखिए, आप इसके 10 बैच हैं या 10 चीजें या इतनी गारंटेड अश्योर्ड रिजल्ट इसमें ऐसा है, आप लेके देखिए। क्योंकि किसी के पास में वो प्रोटोकॉल ही नहीं है, किसी कंपनी के पास में वो प्रोटोकॉल ही नहीं है कि वो ड्रग को स्टैंडर्डाइज कर सके। यहाँ सबके अपने अपने क्लेम्स हैं और वहां से जो ड्रग्स आ रही हैं वेस्ट से,
उनके पास आप लेबल देखेंगे तो वो आपको एक एक चीज बताएंगे, प्लस उनके रेफरेंसेस होंगे, कहीं उनके रिसर्च पेपर लिंक्स होंगे, उसके अंदर में लिटरेचर उनके पास इतना होगा। तो दिस इज बेसिकली ऑल टुगेदर अ गेम ऑफ पैकेजिंग प्रेजेंटेशन। वो हम Absolutely. फेल हो गए उसको उसको करने में, उसको लाने में। बहुत सारी कुछ कंपनीज अब काम कर रही हैं, लेकिन इसको करने में और लाने में बहुत वक्त लगेगा। और दूसरा, हमने प्रॉपर उसको रिस्पेक्ट नहीं मिली डॉक्यूमेंटेशन को, ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंटेशन, नॉलेज डॉक्यूमेंटेशन को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाया हिंदुस्तान के अंदर में। एक ही जगह पर एक ही काम को 200 साल से कर रहे हैं हम। मतलब आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं, मेरे जिले में, मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हूँ इस समय, मध्य प्रदेश के, या कहीं भी आप इंडिया का कोई भी एक पॉइंट करिए किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वहां के मेडिसिनल प्लांट्स और नॉलेज की सर्वेइंग एंड सैंपलिंग के आप रिकॉर्ड्स देखेंगे तो 100 साल पहले के पेपर भी मिल रहे हैं, आज भी मिल रहे हैं, काम वही चल रहा है, एक ही काम चल रहा है। उसका फॉलोअप क्यों नहीं हुआ आगे? एक नॉलेज को डॉक्यूमेंट कर लिया आपने, डिजिटाइज कर दिया या डॉक्यूमेंटेशन करके पेपर फाइलिंग हो गई, सब चीज हो गई। व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या है उस नॉलेज का? Right. या तो एक नेशनल डेटाबेस में डाल दीजिए, कुछ यूनिक मिल रहा है तो उसको नेक्स्ट क्या ले जा रहे हैं कि आप उस प्लांट्स को कंजर्व करने का, उसको बचाने का काम कर रहे हैं, और आपकी कंजर्वेशन चल रहा है तो उसके अलावा उसका प्रोडक्शन या कुछ बना रहे हैं प्रोडक्ट उसका, या फिर वैल्यू एडिशन हो रहा है या नहीं हो रहा उस नॉलेज में, या सिर्फ हम जाएंगे, नोट करेंगे, किताब लिखेंगे, छाप देंगे, लाइब्रेरी में डाल देंगे, फाइलिंग कर देंगे, बात खत्म। फिर 5 साल बाद आदमी दूसरा एक आएगा, प्रोजेक्ट डालेगा, वो प्रोजेक्ट Right. का ग्रांट लेगा, सेम रिसर्च करेगा, एक नई फाइंडिंग आएंगी, तब तक दूसरा ऑफिसर चेंज हो चुका होगा, फिर तीसरा आदमी आएगा 10 साल बाद। हम 50 साल 100 साल से सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कॉन्क्रीट डेटा है नहीं हिंदुस्तान का, ट्रेडिशनल Yeah. नॉलेज का। ओपन एक्सेस लाइब्रेरी कहीं पर नहीं जहाँ पे देख लें आपकी ऑलरेडी ये काम हो चुका। भाई साहब, इसमें मेहनत मत करिए आप, हम लोग Right. टाइम एनर्जी। हिंदुस्तान में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं, और ये नॉलेज है इतना बड़ा, तो क्यों नहीं एक प्रोडक्ट ऐसा आज पाया आज तक बाजार में जो किसी यूनिवर्सिटी ने क्लेम किया कि इसको हमारे R&D टीम ने डिजाइन, डेवलप और इसकी क्लिनिकल एफिकेसी देखी है और इसको ट्राई कीजिए आपने। हमने, हिंदुस्तान ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज तैयार करी हैं, हमारे पास में बहुत बड़ी बड़ी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज हैं साइंस का, खास तौर से बॉटनिकल्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेकर नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और तमाम बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, दुनिया भर के इंस्टीट्यूट हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी है या कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने एक प्रोडक्ट को लाया और उसको रिटेल स्टोर्स तक पहुंचाया, उसकी Right. उतनी ब्रांडिंग हो पाई क्या? ऐसे तो Yeah. बहुत बड़े बड़े बहुत सारे प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं कि हमने ब्रांडिंग नहीं कर पाए। तो हमारे पास प्राइवेट प्लेयर्स बड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन रिसर्च इंस्टीट्यूट से या रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हमारे कहीं पर भी नहीं आ पाए शेल्फ में। तो हम फिर कौन से नॉलेज के या किस रिसर्च के बारे में दम देकर बात कर सकते हैं, जो Yeah. आपने सवाल किया। तो Right. चाहे वो 14 से बाद की बात हो या 14 के पहले की बात हो, इंस्टीट्यूशनल रिसर्च जो होती है वो सिर्फ अपने बायोडेटा को अपने कॉन्फ्रेंस में जाना, वर्कशॉप में जाना, वहाँ हल्ला करना, हमने कितनी PhD करी, कितने रिसर्च किए, कितना क्या किए, उसके बाद क्या है उस पर कितने लोग बात कर रहे हैं वो कोई नहीं करेगा आपसे जी। वहां पे। आपकी किताब का नाम है जंगल लेबोरेटरी। आपका आपका जो I was reading through your introduction. Your first encounter with Patalkot, which is a tribal hub near Chhindwara, जहाँ पे अभी आप हैं मध्य प्रदेश में, that transformed you. You've described it like a little heaven. Tell me how that influenced you in terms of becoming what you did eventually as an ethnobotanist. 1990s, अर्ली 1990s का बात है, मेरा स्कूलिंग खत्म हो रहा था और मैं फर्स्ट टाइम पतालकोट गया। मेरा चाइल्डहुड बेसिकली फॉरेस्ट और रूरल एरियाज में ही हुआ है। हम लोग ने बहुत लंबी उम्र तक हेल्थ क्लिनिक्स नहीं देखी थी, और हम लोग छोटे मोटे से लेके बड़े बड़े तक समस्याओं में हमारे घर में ही वो सिलबत्ते और कूच के और जड़ी बूटियों और एक्सट्रैक्ट और काढ़े से ही हमारा काम चला है, हमने देखा नहीं था। और जब मैं पतालकोट गया अर्ली 90s में, शुरुआती दौर में, पतालकोट जाकर जब देखा तो एक 79 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो 3000 फीट नीचे है पहाड़ से। वहां पे 14-15 गांव हैं, छोटे छोटे हैमलेट्स हैं वहां पर, और वहां पर कोई हेल्थ क्लिनिक नहीं है, वहां पर कोई रोड एक्सेस नहीं है, वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है। उसके बावजूद वहां के लोग फिट, फाइन, हेल्दी दिख रहे हैं बिल्कुल।
और वो नेचुरल रिसोर्सेस वहाँ उनके साथ में, वो अपने आप को उनके साथ में रखते हुए जी रहे हैं। छोटी-मोटी हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम्स को, छोटी प्रॉब्लम्स हो, सारी जड़ी-बूटियों से उनके इलाज हो रहे हैं, वो कर रहे हैं और उन्हें किसी तरह के डॉक्टर की ज़रूरत नहीं थी। वो पेट दर्द होता है, पैर दर्द होता है, लचकता है, सिर दुखता है, बीमार होते हैं, से लेके तमाम तरह की चीज़ों की जड़ी-बूटियों को देख रहे हैं। तो मुझे लगता था कि ये कुछ, फिर हम इतनी मारा-मारी शहरों में क्यों? हम इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शहरों में क्यों देख रहे हैं? जब हम एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं, इन लोगों को देख रहे हैं जो लोग उन प्राकृतिक चीज़ों के बीच में, जंगलों के बीच अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उनसे इलाज कर रहे हैं। तब मैं उनके पास फ्रीक्वेंटली जाना शुरू करा और उनसे सीखने की कोशिश करते रहा। मेरा चूँकि मैंने आपको बताया कि पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी में है और मैं स्किन डिसऑर्डर्स के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था, माइक्रोब्स के साथ में मेरा लैब में इंटरेक्शन चलता था। कुछ मॉडर्न मेडिसिन्स जो हैं, जो कुछ ड्रग्स होती हैं, मेकेनोजोल नाइट्रेट, ऑक्सीकोनोजोल नाइट्रेट, केटाकेनोजोल नाइट्रेट जो फंगल इन्फेक्शन के लिए होती हैं, उस तरह की दवाओं के साथ में मुझे पता था कि ये सारी एंटी फंगल ड्रग्स हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ देखा कि कुछ आदिवासी लोग पर्टिकुलर हर्ब्स या एक्सट्रैक्ट या उनके डिकॉक्शन लेकर वो उसी तरह के फंगल इन्फेक्शंस को ठीक कर रहे हैं या हो जाते हैं उन लोग। तो मैंने इन ड्रग के साथ में कंपैरेटिव स्टडी करनी शुरू करी और उनके साथ में जब देखना शुरू किया, तो जो रिजल्ट्स थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था जी कि कुरकुमिन के बारे में बात चल रही थी या किसी और प्लांट के, रिजल्ट्स बिल्कुल उन्हीं के इन मेडिसिन्स की तरह उनके इक्वल थे, वैसे ही उतने इफेक्टिव था ये जो हर्बल एक्सट्रैक्ट मैंने देना शुरू किया। तो मुझे लगा हम अ, ₹35 से लेके ₹50 तक का एक ऑइंटमेंट ले रहे हैं, उस समय का बता रहा हूँ आपको, जब ये रेट्स हुआ करते थे एंटी फंगल टॉपिकल मेडिसिन्स के ₹35 से ₹50 तक का ऑइंटमेंट आता था और उसमें 3, 4, 5 एप्लीकेशन के बाद में ठीक होने का दावा होता था। और हमारे पास में ₹1 का एक लीफ, ₹1 से कम का एक लीफ को चल के लगाना, उतने में ही ठीक हो जाएँगे और वो लैब में मैंने क्लिनिकली देखा। तब मुझे लगा कि यार ये तो नॉलेज इनके पास में इतना ज़बरदस्त है, ये चीज़ों को यदि डॉक्यूमेंट नहीं किया हमने, जी तो अब ये बड़ा नुकसान होगा। वहीं से मुझे एक फ़ैसिनेशन शुरू हुआ, वहाँ लोगों को देखना शुरू किया, उनके साथ में बातचीत करनी शुरू करी, उनके नॉलेज को मैं डॉक्यूमेंट करता चला गया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखनी शुरू करी और ना सिर्फ़ उनके ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन्स को या नॉलेज को, बल्कि वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे नाचते हैं, घर कैसे होते हैं, बच्चों को कैसे बूढ़े लोग एजुकेट कर रहे हैं वहाँ पर, कैसे सिखा रहे हैं इनफॉर्मली, उनके पास में नॉलेज कैसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ देखने लगी, तो तब मुझे लगा कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और ऐसी जगह भी है दुनिया में जहाँ पर अ, सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड से वो टोटली कट हैं, सिविलाइज़्ड वर्ल्ड से कट हैं। जी और जैसा मैं इस किताब में भी लिखा है मैंने कि हम शहरी लोगों के पास में विटामिन ई कैप्सूल है हमारे पास में बालों के लिए, हमारे पास में अच्छे टूथपेस्ट हैं दाँतों के लिए, हमारे पास में बहुत अच्छे आई टॉनिक्स हैं आँख बेहतर करने के लिए, स्किन टोनर्स हैं हमारे पास में, डायबिटीज़ से फाइट करने के लिए तमाम दवाइयाँ हैं, तमाम जॉइंट पेन्स के लिए तमाम ऑयल्स हैं, दौड़ने-भागने के लिए गाड़ियाँ हैं, मेट्रो हैं, हवाई जहाज़ हैं, सब कुछ हमारे पास में है। लेकिन हमारे पास में वो वो हेल्दी लाइफ़ नहीं, इन सब के बावजूद। जी और वहाँ वो कुछ नहीं है, लेकिन वो हेल्दी लाइफ़ जी रहे हैं। हमसे ज़्यादा लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी उन लोगों की है, ज़्यादा हेल्दी हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं। 80-90 साल का एक बुजुर्ग 100 किलो का लकड़ी सिर में रखकर वो 8 किलोमीटर तक ऊपर पहाड़ से नीचे आ सकता है, जा रहा है, चल रहा है। यहाँ पर 50 साल के इतने सारे संसाधन होने के बावजूद भी हमारे बजने लगे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात आने लगी। राइट तो हम अपने आप को मॉडर्न कहते हैं और उनको प्रिमिटिव कहते हैं। तो हम अपने आप को एडवांस मान रहे हैं, उनको देहाती मान रहे हैं। तो हमने लास्ट में आप जब देखें लाइफ़ कैसी है, किसकी है, तो फिर एडवांस कौन हुआ, जी जी बेहतर कौन हुआ, सेहत हेल्थ इंडेक्स किसका बेहतर है, वो जी हमें देखना पड़ेगा और कैसे। ये दो पातालकोट में मुझे देखने मिला। दो और आदिवासी इलाके हैं जिससे आपका बड़ा रिश्ता रहा है। एक तो डांग गुजरात में और दूसरा है सवाई अरावली। माधोपुर राजस्थान में। जी। अ, आप मुझे ये बताइए कि ये जो आदिवासी इलाके हैं, जैसे पतालकोट हुआ या डांग हुआ, सवाई माधोपुर, उनमें ये ट्रेडिशनल मेडिसिन्स को लेके अप्रोच में क्या फ़र्क है और क्या साम्यता है?
कुछ चीजें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसमें कि पतालकोट 79 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 3000 फीट सोशली कट, कोई रोड नहीं, कोई एक्सेस नहीं, वो लोग कभी दुनिया नहीं देखे बाहर की। जी पर ये मेरी समझ के बाहर था कि ये जो लोग यहाँ पे सालों से रह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि डांग का एक हर्बल हीलर भी एग्जैक्टली वही फॉर्मूला दे रहा है, उसी तरह का ट्रीटमेंट है उसके पास में जो पतालकोट के अंदर में है। यही तरह की प्रोसीजर लगभग अरावली के अंदर में, सवाई माधोपुर इलाके में हो रही है। और बेल्ट यदि ज्योग्राफिकली देखेंगे तो सतपुड़ा बेल्ट है पतालकोट, सह्याद्री का रेंज शुरू होता है डांग से, और अरावली रेंज है सवाई माधोपुर से लेके, और तीनों का ट्रायंगल बनता है। क्या इंटरकनेक्शन है आई डोंट नो। यदि हम नेटिव अमेरिकन की बात करें, सेवन सिस्टर क्रॉप जो कहते हैं, या वो उनका जो वहां पर क्या होता है, पंपकिन और कॉर्न और बीन्स, इन तीन चीजों को एक साथ में लगाया जाता है। आप पढ़ेंगे उसको, और ये इनके पीछे लगाने का बात होता है, ये बात होती है कि जो बीन्स होती हैं, जो फलियां होती हैं, वो उनकी जो रूट्स हैं उसमें नोड्यूल्स बनेंगे और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगी, जमीन में नाइट्रोजन आएगा। मक्का आएगा, मक्का ऊपर ग्रो हो रहा है और जमीन में उसको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मॉइस्चर चाहिए, तो उसके लिए पंपकिन है, चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं उसकी जड़ों को ढांकने के लिए, और वहीं पे एक साथ में तीनों चीजों को लगाया गया है। तो मक्के के ऊपर में वो पंपकिन की बेल जा रही है, बीन्स चढ़ रही हैं, एक ही जगह पे तीनों चीजें हो रही हैं, और ये बड़ा गजब का कॉम्बिनेशन है तीनों का। यही चीज डिट्टो मुझे पतालकोट में देखने मिली कि वही कॉम्बिनेशन से उन लोग लगा रहे हैं। तो ये कहाँ से नॉलेज निकल के आया होगा? तीन मतलब अलग अलग जगहों पे देख रहा हूं मैं एक जैसा नॉलेज लगभग। ये मुझे बहुत फैसिनेट करता था। ये कहीं ना कहीं इसका सोर्स तो कहीं ना कहीं एक जगह पे रहा होगा, जहां से फिर वो बढ़ता हुआ फैलता हुआ अलग अलग हिस्सों में गया। और शायद यही वजह थी जो मैंने तीन अलग अलग जोग्राफिकल एरिया लिए थे, तीन अलग अलग ट्राइब्स के बीच में काम करना शुरू किया मैंने, ताकि मुझे बहुत सारी वैरायटी मिले। डेफिनेटली कई फॉर्मूलों में या कई ट्रीटमेंट में अलग अलग वेराइटीज मिलती हैं, लेकिन द वे दे आर ट्रीटिंग, या जिस तरह से उनके पास में नॉलेज है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो कनेक्शन या सोर्स एक रहा है, जो कहीं से पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से चला आ रहा है। That's fascinating. You should mention the tribes here in the US. I mean, you're separated by what, about 10,000 miles? And yet they have similar approaches. So how did this knowledge travel? I mean, perhaps it's a great subject for a PhD. Yeah. Yeah. No, this is amazing. बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और मैं आप यहाँ पे लोकगीत देखते हैं, आप मतलब हम तो मेडिकल प्लांट सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, फिर रहे हैं, मैं लोकगीत देखता हूँ, कहावतें देखता हूँ, तो उसके अंदर में तो जो प्लांट्स का जिक्र करते हैं वो इतना यूनिक है, इतना यूनिक एक्सप्रेशन है कि यदि हम उसको थोड़ा डिगिंग करने जाएं तो आप बहुत सारी चीजें खोद के ला सकते हैं, बहुत सारी चीजों को आप समझ में आ जाएगा। मतलब मेरे लिए समझ के बाहर हो जाता है कई बार। मैं जब देखता हूँ कि ये किस तरह की लाइफ है इन लोगों की, या ये क्यों इतना एक एक हार्मनी की बात करूं मैं, जैसे इन लोगों के बीच रहने की। और मैं अभी हाल में पतालकोट गया हुआ था, और शाम को पहुंचा, शाम होते होते तो मुझे मेरे पास दौड़ते हुए कुछ लोग आए कि जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, दूध भात खाने जाना है हमको, सेलिब्रेशन हो रहा है, पार्टी हो रही है, दूध भात खाना है। तो मैं गया वहां पर, उस घर में गया जहां पर ये पार्टी हो रही थी। छोटा सा हट है और उसके सामने लोग, बुजुर्ग लोग 40-50 लोग बैठे हैं, बच्चे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। और उस घर के अंदर में जब मैं गया तो वहां मुझे बैठाया गया, और वो दोना पत्तल होता है जो पत्तियों का बनाया हुआ थाली होता है, उसको रखा गया, चावल परोसा गया और दूध डाला गया उसमें। अच्छा। और मुझे खिलाया गया। मेरे साथ के जो लोग थे उन्होंने मुझसे पूछा दूध भात क्या है और क्यों हो रहा है, किस खुशी में हो रहा है ये। तो मैंने कहा आप उनसे पूछिएगा जो परोस रहे हैं आपको, महिला। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ बछिया जनी है। बछिया जनी मतलब गाय का बच्चा पैदा हुआ है। तो उसका शुरुआती तीसरा चौथे दिन का जो दूध होता है, वो दूध पूरे गांव को खिलाया जाता है। पूरे गांव को सेलिब्रेट कर रहे हैं उन लोग लाइफ को, कि गांव में एक मेंबर आया नया,
और उस मेंबर के आने की खुशी में उसकी माँ का जो दूध है पूरे गांव में बांटा जाएगा और लोग शौक से उसको खाएंगे। वो एक अच्छा। बहाना होता है गेट टुगेदर का, आपस में मिलने का। पूरे गांव के एक एक लोग खुशी से आ रहे हैं और वहां पर लोग खा रहे हैं। तब जिस जगह पर छोटे से बच्चे का, गाय के बच्चे के आने पर इतनी खुशियां हो रही, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर लाइफ और वहां के आसपास के लोग, उनके बीच में कितनी खुशहाली होगी उन लोगों के बीच में। Indeed, यही indeed. चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको स्टडी करी जा सकती है और उसको बहुत सारी पीएचडीज हो सकती हैं उन सब की। No, this is wonderful, Deepak. As always, it's stimulating to talk to you.